जय जिनेंद्र, सभी का वापस स्वागत है यू टर्न स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल पे। और आज वापस एक और मुमुक्षु आत्मा के साथ यहाँ पे हम वापस उपस्थित हुए हैं आपके साथ। आज हमारे समक्ष प्रिया जी संकलेचा है, जो कि पीपाड़ के थोड़े से ही दूर 30 किलोमीटर दूर हरियाडाना ये गांव से बिलोंग करते हैं, जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो मतलब सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई पीपाड़ सिटी के है तो वो है हमारी प्रिया जी। और आज इनकी वैराग्य कथा, क्योंकि एक के बाद एक वैराग्य की स्टोरीज आपको यहाँ पे सुनने को मिल रही है और आत्मबोध तैयार करने का, जगाने का पूरा अवसर मिला जा रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस इंटरव्यूज नहीं देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट पे, यही यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मुमुक्षु, दीक्षार्थी मुमुक्षु स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां आप जाके सारे अभी तक जितने इंटरव्यूज ऐसी चारित्र आत्माओं के साथ हो चुके हैं वो कृपया आप वहां पे देख सकते हैं। और जरूर उस पे कमेंट करके हमारा और सभी का उत्साहवर्धन बताइए कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखें, क्योंकि अभी कड़ी में और सारे इंटरव्यूज भी बाकी हैं। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और इससे आपने क्या व्रत पचकान लिए, क्या आपको इससे प्रेरणाएं मिली, वो जरूर आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। तो इस सभी के लिए भी एक जिन शासन की प्रभावना का काम करेंगे और इन वीडियोस को जन जन तक पहुंचाने का कर्तव्य आप लोग का है, क्योंकि ऐसी मुमुक्षु आत्माओं की स्टोरीज की अगर हम थोड़ी भी इस यज्ञ में अगर हम थोड़ी सी भी आहुति दे सकते हैं तो वो बस इस चीज से भी कर सकते हैं कि इन वीडियोस को हम थोड़ा फॉरवर्ड करें ताकि इनकी स्टोरीज जन जन तक पहुंचे। तो चलिए ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए आपका थोड़ा सा परिचय दे देता हूं कि आपके वीर पिताजी का नाम रमेश जी संकलेचा है और इनकी माता जी का नाम ललिता जी संकलेचा है। प्रिया जी अभी मात्र 24 वर्ष की है और 24 साल की उम्र में इन्होंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए कंप्लीट कर दिया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद इनका ये निर्णय बना कि अब मुझे इस पथ पर आगे बढ़ना है। तो चलिए इनके साथ क्या ऐसी कहानियां हुई, हर मुमुक्षु की अलग अलग स्टोरी है, इनकी क्या स्टोरी है, ये अब हम इनके इंटरव्यू से जानेंगे। तो प्रिया जी, जैसे हमने आपके इंट्रोडक्शन में सुना कि आपने बीए किया है यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, तो आपका कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा। आप एक करियर पाथ पे चल रहे थे कि मैं आर्ट्स करने वाली हूँ और आगे की लाइफ का ये है, तो ये आपने एकदम से यू टर्न कैसे ले लिया और नया करियर कैसे चूज कर लिया, जो कि करियर है सर्वश्रेष्ठ करियर हमारे संयम के मार्ग का? जी, एक्चुअली मैं बीए नहीं करना चाहती थी, करना तो मैं कॉमर्स में सीए करना चाहती थी। अच्छा, लेकिन फिर मुझे सीए करने के लिए बाहर जाना पड़ता, जोधपुर वगैरह कहीं, और इतना घर में अलाउ नहीं था। और पिपाड़ में कॉलेज थी तो वहाँ पर हमको पहले लगा कि शायद कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से पापा ने कहा बीए कर ले, तो मैंने बीए कर लिया। जैसे मैं हरियाणा से रोज पिपाड़ पढ़ाई करने के लिए आती थी, एसएससी की कोचिंग करती थी मैं, तो उस टाइम आने जाने में मुझे लगभग 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का लगता था। अच्छा। तो फिर सुबह 7 बजे वहाँ से रवाना होती थी, यहाँ पहुँचती थी और वहाँ मतलब यहाँ पर कोचिंग ऑलमोस्ट मेरे 6 बजे कंप्लीट होती थी। तो वापस 6 में मतलब हम लोग वहाँ से पौने 6 निकल जाते थे और 6 बजे जो बस होती वो 7 बजे हमें वापस घर पे छोड़ती। तो 7 से लेकर 7 बजे तक इतने घंटे खाली पढ़ाई के लिए चले जाते। घर में ना तो घर वालों को टाइम दे पाती, ना मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाती। तो उस हिसाब से हम तीनों फ्रेंड्स ने सोचा कि हम वहाँ पर रूम लेकर रहे। लेकिन रूम लेने के लिए जब मैंने परमिशन मांगी अपने घर वालों से, तो हमारे घर में मोस्टली दादोसा की चलती है। अब दादोसा नहीं है लेकिन चलती दादोसा की थी। तो दादोसा को मैंने पापा को पूछा तो पापा ने बोला दादोसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। दादोसा को पूछा तो दादोसा ने तो मना कर दिया कि नहीं, हमारी तो ना आज तक तो ऐसा हुआ नहीं और होगा भी नहीं कि तुम जाके वहाँ पर रुको, क्योंकि गांव से रहने वाले हैं तो थोड़ी गांव की सोच रहती है। तो मैंने कहा कि दादोसा आप ना हम पर विश्वास रखो, हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं। बोले नहीं, विश्वास की बात नहीं है, नहीं रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर पापा मुझे शुरू से ही सपोर्ट करते आए, तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा प्लीज़ है ना, मेरे को रुकना है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो पापा बोले कि ठीक है हम देखेंगे। पर एक दिन पापा फिर पिपाड़ आए तो सत्या जी महाराज से मिले, तब फिर पापा ने आके मुझे बोला कि सत्या जी महाराज के पास तुम रुक जाओ, तब तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, ना दादोसा करेंगे ना पापा करेंगे। सोल्यूशन निकाल दिया पापा, सोल्यूशन निकाल दिया। हाँ, पापा का भी मन था कि मैं पढ़ाई करने जाऊँ, लेकिन वो दादोसा को भी नाराज नहीं, हाँ लेकिन दादोसा को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। तो मैंने कहा ठीक है पापा, मैं अपनी फ्रेंड्स को पूछ के आपको बताती हूँ। दोनों मान गई वो भी। मैंने कहा ठीक है हम लोग रह लेंगे। जब हम लोग पिपाड़ आए और महाराजा के पास रहने के लिए आए,
तब तो मुझे इतना लगता था कि ना लाइट थी, ना पंखे थे, ना टीवी थी, ना फोन, क्योंकि फोन भी अलाउ नहीं होता इस खाने पे। तो वो भी है ना, हम जब छत पे जाते हैं या फिर भोजनशाला जाते हैं तो हम जाके यूज़ करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो टाइम मिल रहा है, करो। और हमारा साथ जब हमको बोलते कि भाई आके यहाँ पर सीखो करो, तो मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि भाई अगर हम रुकेंगे तो हमारा साथ क्या कहेंगे कि सिर्फ अपने मतलब के लिए रुकी है और मतलब के लिए ही जाती है, हमारे मतलब हमको तो कोई टाइम ही नहीं देती है। बस इस हिसाब से उनको बुरा नहीं लगे तो जाके 1 घंटा बैठती थी। बाकी ऐसा कोई मेरे मतलब वो महाराजा के पास जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो आपकी फ्रेंड्स भी आपके साथ आई थी, तो ये भी जैन फ्रेंड्स ही थी? नहीं, जैन नहीं थी, ये जैनतर थी। अच्छा, जैनतर फ्रेंड्स ही। तो वो भी आपके साथ यहाँ पे आए थे। तो आप तीनों का मेन पर्पस खाली पढ़ाई स्टोरी की सेवा, खाली आपने रेसिडेंस प्लेस एक हॉस्टल की तरह बना दिया था स्थानक को। हाँ। वो स्वार्थ से आपकी ये जर्नी चालू हुई थी। बस वही था और कुछ नहीं था। और उन दोनों ने भी थोड़ा बहुत सीखा। जब संडे था, संडे मतलब आता था तो विनीत प्रभा जी महाराज सब ध्यान देते थे हम पर। बस मैं कर रही थी, ऐसा मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन लक्ष्य तो फिर जब महाराज मुझे मिले उसके बाद ही मैंने उनके पास रहकर मेरे को लगा कि हाँ मुझे क्या करना है। तो कौन से महाराज साहब मिले और कब मिले? आचार्य श्री हीराचंद्र जी महाराज के साथ आज्ञानुवृत्ति जो माँ सत्या जी महाराज है, चंद्रकला जी महाराज उनके ही सानिध्य में कांता श्री जी महाराज है, उनके पास रहकर मैंने जो सीखा, जो समझा, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे संयम लेना है। अच्छा, तो ये आपका संपर्क उनसे कब हुआ? मतलब ये कौन से वर्ष की कहानी है? महाराजा का संपर्क ऐसे तो मुझे जब मैं 2015 में यहाँ पे कॉलेज कर रही थी उस टाइम, हाँ, जब माँ सती श्री विनीत प्रभा जी महाराजा का चौमासा था पिपाड़ में, तब मुझे रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो फिर पापा ने वहाँ पर मुझे अलाउ कर दिया कि तो अगर तुम्हें रहना है तो तुम यहाँ पर पिपाड़ में सत्या जी महाराजा के सानिध्य में रुक जाओ। तो मैं इस हिसाब से फिर वहाँ रुकी। और रुकने के बाद में, हालांकि रुकी तो मैं अपने मतलब पढ़ाई के लिए रुकी थी, लेकिन फिर रहते 1 महीना फिर महाराज साहब का संपर्क हुआ विनीत प्रभा जी महाराज। और उस टाइम कांता जी महाराज इतना बोलते नहीं थे, बिल्कुल भी, मतलब बहुत कम बोलते थे। और मैं तो उल्टा यही कहती कि महाराज साहब कैसे रहते हैं, मतलब बिना बोले भी हर दिन पढ़ते रहते हैं। ना सामने, मतलब अगर अपन दर्शन करने जाते हैं हम लोग तो भी सिर्फ सामने देखते दैया पालो के हमको बोलते। हाँ, बाकी जो साथ में थे जैसे सुब्रत प्रभा जी महाराज साहब थे, विनीत प्रभा जी महाराज साहब थे, वो दोनों तो रोज मतलब बोलते भी थे, हंसते भी थे। और ये कांता जी महाराज साहब तो ना हंसते थे ना बोलते थे, वो सीरियस रहते थे। तो मुझे डर भी लगता, मैंने कहा भाई हमारा साहब तो बहुत खड़ूस है ना बोलते हैं ना हंसते हैं, ठीक है, बस अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं। पर फिर मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड्स थी वो वैष्णव धर्म से थी। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे समझाती थी कि कोई बात नहीं प्रिया जी, अपने को क्या करना है, अपन को तो बस 1 महीना रुकना है, अगर बोले तो भी ठीक, नहीं बोले तो भी ठीक। मैंने कहा हाँ यार सही है। फिर मैं मेरे ऊपर चली जाती, लेकिन रात में विनीत प्रभा जी महाराज के पास जाके थोड़ी देर बैठती, प्रतिक्रमण वगैरह सीखती। क्योंकि पापा ने ये भी बोला कि तू रुक तो रही है पढ़ाई के लिए, लेकिन साथ में प्रतिक्रमण भी करना। क्योंकि पापा की ये बोला था, हाँ, पापा की भावना थी कि भाई अगर अपन कोई भी लड़की, किसी भी लड़की के लिए अगर लड़की देखने जाएंगे तो अपन यही पूछेंगे कि भाई आपको प्रतिक्रमण आता है क्या, जैन संस्कार है क्या, तो कम से कम मेरी बच्चियों को तो आना चाहिए प्रतिक्रमण। तो इस हिसाब से मैंने कहा ठीक है पापा, मैं सीख लूंगी। पर मेरा तो बस एक ही स्वार्थ था कि भाई मेरे को तो वहाँ पे रहना है, पापा जो कहे वो मान लो। तो फिर वहाँ पे रही और 1 महीने तक बस खाली विनीत प्रभा जी महाराज से उस टाइम संपर्क हुआ था, वो भी थोड़ा बहुत। लेकिन फिर महाराज ने मुझे जोधपुर आने के लिए बोला था कि 15 दिन तक तुम वहाँ पर मेरे साथ रहना। मैंने कहा ठीक है महाराज साहब। वहाँ पर गई। उसके बाद में जब मैंने महाराज साहब के मतलब महाराज साहब का जीवन देखा, कांता जी महाराज साहब का, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कितनी गलत थी। मेरे को लगता था कि महाराज साहब कितने बोरिंग है और मतलब खाली पढ़ते रहते थे, बस अपने आप में ही मगन रहते हैं, ना किसी को देखते हैं ना हंसते हैं। लेकिन उस टाइम जब उनको देखते, सुबह उठना, जल्दी उठना, रात में लेट सोना, और उनके साथ ना मतलब ज़्यादातर महाराज साहब मौन ही रहते हैं। आज तक भी महाराज साहब किसी से इतना नहीं बोलते हैं। अच्छा। तब मैंने मतलब मेरे को लगा कि आप एक बार महाराज साहब के पास बैठे तो सही, क्या पता थोड़ा बहुत भी बोल ले। हाँ, फिर महाराज साहब को मैं देखती ना तो भी मेरे को इतना लगता कि एक बार जाके मैं ना इनके पास बैठूं, शायद एक लाइन ही बोलेंगे तो बस है मेरे लिए। और जब एक बार एक लड़की उनके पास 25 बोल सीख रही थी, तब मैं जाके बैठ गई। तो महाराज साहब को मैंने कहा महाराज साहब मैं बैठ सकती हूँ क्या? तो महाराज साहब बोले कि मेरे पास बातों के लिए टाइम नहीं है, पर सिखाने के लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। आप बोले आराम से बैठ सकते हो। तो बस वो जो 2 दिन थे लास्ट वाले, उस टाइम मेरे को इतना अच्छा लगा कि फिर मेरा मन किया कि मैं और महाराज साहब के पास रुकूँ। और फिर
रुकते रुकते महाराजा से इतना जुड़ गई कि बस, और फिर महाराजा के बिना और कोई मन ही नहीं लगा। अच्छा। बस यही लगा कि पहले तो महाराजा से अट्रैक्शन ही था, हाँ। लेकिन फिर सीखते लगा कि हाँ एक बार पूरा ही महाराजा के पास आ जाऊं। तो वो उन 15-20 दिनों में जो आप रहे जोधपुर, वो आपके लिए मेन टर्निंग पॉइंट रहा कि आपने वहाँ रहने का पूर्ण निर्णय जी। लिया। जो 15 दिन में जो लास्ट गई तो 7 दिन के लिए थी। अच्छा। 7 दिन में जो लास्ट 2 दिन रहे वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। और उसके बाद तो महाराजा ने मुझे घर भी भेज दिया था, क्योंकि मैं घर से तो 7 दिन की परमिशन लेके ही गई थी। तो महाराजा ने बोला कि 7 दिन के लिए आई है तो एक बार घर जा, उसके बाद में पापा को पूछ के वापस आना। तो जैसा कि आप सब लोगों ने अभी सुना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू स्टोरी आज हमारे सामने आई है। आप देखिए कहाँ से ये कहानी की शुरुआत हो रही है। इनको पढ़ाई करनी थी बीए की, पीपाड़ आके कॉलेज में करना था, आने जाने का ट्रैवल टाइम सेव करना था, इसलिए स्थानक को रेसिडेंस के रूप में बनाया और बोले कि व्यवहार पक्ष में अच्छा नहीं लगता है कि हम जाके खाली वहां पे रुके, तो उस वजह से महाराज साहब के पास चलो थोड़ा बैठ जाते 1 घंटा। वहां बैठना चालू किया तो जो बोलते हैं संयम की महिमा क्या है, गुरु की महिमा क्या है, गुरु का जीवन बोलता है। एक ऐसे महाराज साहब मिले जिनके लिए अब भी आपने इनके मुंह से सुना, मेरे को लगती थी कि वो खड़ूस है, वो बहुत बोरिंग है, कुछ बोलते नहीं है। ये इनिशियल इनका परसेप्शन था, पर कैसे वो मूक साधना, उनकी साधना ने इनके जीवन को कैसे बदला, वहां जाते हुए रहे। और इतनी बढ़िया सीख वो सत्या जी ने बोला कि अगर टाइम पास की बात करनी है तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, पर ज्ञान ध्यान के लिए मैं हमेशा रेडी हूं। वो सिर्फ जीवन देखते देखते मूक प्रेरणा इनको मिली और इनको भी पता नहीं चला कि कब इनको ये संयम के प्रति आकर्षण हो गया और आगे जाके इनने भी डिसाइड कर लिया कि मेरे को भी यही जीवन अंगीकार करना है। इनने 4 साल में लगभग 15 शास्त्र इन्होंने कंठस्थ कर लिए हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है 4 साल में 15 शास्त्र को याद करना। साथ ही अनेक थोकड़े जो है इन्होंने याद किए हुए हैं। प्रिया जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये निर्णय आपका पक्का हो गया कि अब मुझे इस पथ पे आगे बढ़ना है, तो आपने घर वालों के साथ जब इसको बताया तो उनका क्या रिएक्शन रहा, क्या हुई वो टाइम कहानी, तो उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जब मैंने मतलब पापा को बोला कि मैं एक्चुअली मेरी हर बात पापा से शेयर करती हूँ, तो मैंने जैसे ही पापा को बोला कि पापा मेरे को दीक्षा लेनी है, तो पापा तो बहुत खुश हुए। पापा बोले भी मैं तो रेडी हूँ। अच्छा, खुश हो गए। पापा की तो हमेशा से भावना थी कि उनके बच्चे मतलब तीनों में से कोई भी अगर दीक्षा ले तो वो हमेशा रेडी है। क्योंकि अगर हमारे गाँव में कोई भी महाराज साहब पधारते तो महाराज साहब को यही बोलते कि महाराज साहब आप इनकी भावना आगे बढ़ाओ। अगर इनकी भावना होगी तो मैं इनको रोकूंगा नहीं, इनको अंतराय नहीं दूंगा। मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चे अगर लेंगे तो मैं कभी मना नहीं करूंगा। तो महाराज साहब बोले कि भाई लड़कियां ने तो कोई दे देवे, क्योंकि लड़कियां ने तो विदाई करनी है, लेकिन लड़कों ले। तो पापा बोले महाराज साहब मैं तो चाहे लड़का लो चाहे लड़कियां लो, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। तो महाराज साहब बोले ठीक है। और जब मैंने पापा को ये बोला तो पापा बहुत खुश हुए कि कोई बात नहीं, उनकी एक बेटी अगर जिनशासन में समर्पित होने के लिए रेडी है तो वो भी तैयार है करने के लिए। लेकिन घर में मम्मी की अनुकूलता कम थी, मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी बोले कि अगर तुम्हें वहाँ पर रुकना है, वहाँ पर महाराज के पास रहना है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से जाओ और रुको, लेकिन मैं आज्ञा तो मैं नहीं दूंगी। अच्छा, उन्होंने आज्ञा देने से मना कर दिया। आज्ञा मेरे को मिली नहीं। देखिए लाइफ में ट्विस्ट तो आता ही है। एक जन हाँ बोल देता है तो दूसरा तो ना बोलता ही है, तो ये इनके साथ भी हुआ। और पापा ने उस टाइम समझाने की बहुत कोशिश की मम्मी को, भैया ने भी कहा, सिद्धार्थ ने, तन्नू ने, सबने बोला कि जब इसका मन है तो फिर क्यों रोक रहे हो आप। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, आप लोगों को लेने तो आप लो, मैं तो इसको नहीं दूंगी। मैं तो दूंगी ही नहीं। तो फिर मैंने ज़्यादा, और फिर मम्मी रोने लग गए, तो फिर मेरे को भी लगा कि नहीं, मैं ना किसी को रुला के दीक्षा नहीं लेना चाहती। तो मैंने कहा पापा एक बार आप छोड़ दो इनको, मेरे को अभी नहीं चाहिए आज्ञा पत्र। मैं मेरे वापस चली गई महाराज के पास में। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद किसी की दीक्षा खुली, दीपिका जी और निमिषा जी महाराज जो है अभी, उनकी दीक्षा खुली, उनका आज्ञा पत्र हुआ। तब और मुझे लगा कि है ना, जो मेरे साथ वैराग्य अवस्था में है, मैं वो सब दीक्षा ले रहे हैं और मेरी नहीं हो रही है। तो मैंने वापस बोला पापा को, तो पापा ने फिर मम्मी को बोला कि एक बार आज्ञा पत्र दे दे अपन, है ना। तो बोले तू घर तो इसको ला नहीं रही है, घर ये आएगी नहीं, फिर क्या करेंगे हम। सही बात है। मम्मी के नहीं, मैं तो दूज नहीं आज्ञा। घर उसको है ना महाराज के भले ही रहने तो फिर मैं आज्ञा नहीं दूंगी। आचार्य श्री ने भी खूब समझाया, श्रद्धे योगेश मुनि जी महाराज ने भी खूब समझाया, लेकिन फिर मम्मी माने ही नहीं। और लास्ट में जब मेरी बहन की शादी थी
तब उस टाइम मैं आई थी घर पे, और बीच में प्रमोद मुनि जी महाराज ने मुझे बोला था कि 6 महीने तक घर पे मत जाना, आज्ञा अच्छा। पत्र हो जाएगा तेरा। अच्छा हाँ, महाराज ने मुझे दिग्विजय नगर में बोला था ये। हाँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है महाराज, मैं 6 महीने तक घर नहीं जाऊंगी। तो उसमें ऑलमोस्ट 3 महीने तो मैं नहीं गई घर पे, ठीक है। बाकी मैं 1-1 महीने में जाती थी, क्योंकि जोधपुर से मेरा घर नजदीक ही पड़ता है। हाँ। तो कोई ना कोई आता रहता है तो फिर मेरे को बुला लेते हैं। हाँ। लेकिन उस टाइम में 3 महीने तो पक्की रही, मैंने कहा नहीं जाना है मेरे को। और फिर 6 मई को मेरे बड़े पापा की लड़की की शादी थी। उस टाइम उन लोगों ने बहुत फोर्स किया, बोले नागौर आ जाना, उनकी शादी नागौर करने वाले थे। बोले नागौर आ जाना, नागौर से हम घर पे नहीं लेके आएंगे, तो वहाँ जोधपुर चली जाना। तो पापा ने जाके महाराज साहब से बात की, प्रमोद मुनि जी महाराज साहब से। तो महाराज साहब बोले ठीक है नागौर जा, पर घर पे मत जाना। मैंने कहा ठीक है भगवान, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर मैंने मम्मी से बात की, मम्मी मैं नागौर तो आ रही हूँ, लेकिन आज्ञा पत्र दे दोगे ना? तो मम्मी ने कहा हाँ मैं दे दूंगी। मम्मी ने झूठ बोला उस टाइम, और मेरे को लगा कि सच में आज्ञा पत्र अच्छा, मिल उन्होंने जाएगा झूठ बोला मुझे। उन्होंने। तो इसी हिसाब से मैं मेरे चली गई नागौर। हाँ। तो जैसे ही नागौर गई, उसके बाद में मम्मी ने तो मना कर दिया कि मैं तो दूंगी नहीं, वापिस चली जा बोले तू तेरे महाराज सके। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मम्मी को तो कुछ बोल भी नहीं सकती। हाँ। पापा ने भी बोला कि तुमने झूठ बोल के क्यों बुलाया इसको, तुमने बोला कि मैं दे दूंगी, अब दो। कि नहीं अब तो मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मतलब थोड़ा बहुत रोना आया, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है अब मेरे को जोधपुर जाना है, अब मेरे को जोधपुर भेजो। तो उसी टाइम एक्चुअली मेरे भाई की क्या थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो मम्मी भी रोने लगे। मम्मी कहे कि इतना भी नहीं है, क्या घर पे नहीं आ सकती, क्या तेरे भाई की इतनी तबीयत खराब है। बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली ब्लैकमेल किया मेरे को। सब जनों ने वहाँ पे जो थे उन्होंने भी किया। घर वाले हाँ, तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर ये सब इतना कह रहे हैं, फिर मेरे को भी मतलब मैं ज़्यादा जिद कर नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है अब कोई बात नहीं, महाराज साहब जाके सॉरी बोल दूंगी, एक बार घर चली जाऊँगी। जैसे ही घर गई, पर कहते हैं ना महाराज साहब की बात नहीं मानना बहुत खराब है, तो वही हुआ मेरे साथ। जैसे ही मैं घर गई तो उस टाइम सिद्धार्थ की तबीयत तो ठीक हो गई। अच्छा। लेकिन मम्मी ने फिर मना कर दिया कि अब इसको महाराज साहब के भी नहीं भेजना। और वो खुद भी रोने लग गए, तो पापा बोले कि नहीं जाना है जाना। तो मम्मी बोले कि एक कंडीशन पे मैं इसको आज्ञा दूंगी। आरती दीदी है मेरे बड़े पापा की लड़की, तो उन्होंने बोला कि अगर ये मेरे साथ बेंगलुरु आती है 2 महीने के लिए, तो मैं इसका सारा वैराग उतार दूंगी। अच्छा, ये मैं चैलेंज कर आपकी रही हूँ। आपकी दीदी ने ये चैलेंज दिया आपको? हाँ, ये चैलेंज मतलब दिया आपकी दीदी, बड़े पापा की लड़की, बड़े पापा की आरती लड़की। दीदी ने जी। चैलेंज किया कि अगर ये बेंगलुरु आती है तो मैं इसका वैराग उतार दूंगी। हाँ, उनकी क्योंकि अभी- शादी हो चुकी होगी, वो उनकी शादी हो गई, बैंगलोर और उनकी जो छोटी वाली बहन थी अंजू, वो भी मेरे साथ महाराष्ट्र के आई थी। में। ओके। जब मैम आई थी यहाँ पर हाँ। उस टाइम 15 दिन के लिए, तो अंजू दीदी की भी भावना थी, वो भी 6 महीने महाराष्ट्र के पास रुके। पर फिर जो मतलब बेंगलुरु लेके गए तो उनकी उनको सबको हाँ, क्योंकि आप U-turn करा दिया उनका। हाँ, उनकी सगाई Obviously, भी हो क्योंकि गई। आप एक छोटे गांव एक विलेज से हो, हाँ। तो बोले कि एक बार सिटी में जाएंगे, मेट्रो सिटी, वहाँ की चकाचौंध देखेंगे तो क्या हाँ, मालूम U-turn मन चेंज हो जाएगा। हाँ। तो अंजू दीदी की फिर वहाँ से जब गए तब तो वो ऐसे अवस्था में ही थे, लेकिन वापस आए तो उनकी सगाई हो गई। ओके। अच्छा। वापस आए तो सगाई हो गई तो थी। इसलिए आपकी दीदी एकदम कॉन्फिडेंट हाँ, भी तो थी कि दीदी मैंने बोले एक कि का मैं- U-turn करवाया, दूसरे का भी करवा दूंगी। बोले मैंने जब अपनी सगी बहन का करा सकती हूँ तो हाँ, इसका तो तो इसका क्या तो है। क्या है। तो मम्मी बोल, फिर मम्मी को भी लगा कि सही है, अंजू भी महाराज महाराज करती, और वही गई तब आई महाराज महाराज करे अपना फिर। मम्मी को उम्मीद की किरण मिल गई। हाँ, मम्मी बोले कि अब तो पक्का है। तो आरती दीदी भी इसीलिए लेके गए थे कि वहाँ पे कोई लड़का दिखा देंगे, एंगेजमेंट वगैरह करवा देंगे, ठीक है। तो मम्मी बोले कि ठीक है, अगर तू आरती दीदी के साथ जाएगी तो मैं आज्ञा पत्र दे दूंगी। लेकिन हम मेरे को और पापा को तो पहले ही लगता था कि है ना, क्योंकि वहाँ पर नागौर भी उन्होंने मुझे झूठ करके मतलब झूठ बोल के ही बुलाया, तो क्या गारंटी कि अगर मैं वहाँ गई तो वो आज्ञा पत्र दे देंगे। तो फिर पापा ने बोला कि एक शर्त पे है ना इसको बेंगलुरु भेजते हैं। बोले क्या, एक काम करो कि आचार्य श्री के पास चलते हैं, पहले आज्ञा पत्र दो फिर इसको बेंगलुरु भेजो। क्या बात है। तो मम्मी बोले कि नहीं मैं तो पहले आज्ञा पत्र दूंगी नहीं, पहले बेंगलुरु तो फिर पापा ऐसा लग रहा है कि शतरंज का गेम चल रहा है, कौन किसकी चाल आगे बढ़ेगी, कौन किसको चेकमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे क्या हो रही है देखते हैं कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो। फिर पापा ने बोला कि तुम पहले आज्ञा पत्र दो, उसके बाद हम बेंगलुरु का सोचेंगे। बोले कि नहीं, तो पापा बोले एक काम करता हूँ, मैं इधर टिकट लेवाता हूँ और इधर तो मैं गाड़ी एक तरफ तो गाड़ी एक मंगवाता हाथ हूँ दो, एक और हाथ एक दो। तरफ टिकट बोले ठीक है। फिर गाड़ी में बुलवाई और पाली लेके गए। पाली था उस टाइम आचार्य श्री का जमाना, तब आरती दीदी वगैरह सब थे। बोले सब साथ चलो क्योंकि फिर ये तो और मुकुड़ जाएगी, तो फिर क्या मतलब करेंगे, विटनेस भी लेके क्या? गए, पापा विटनेस को भी लेके जा रहे कि हैं। भाई विटनेस चाहिए ना।
तो सब आरती दीदी और अंजू दीदी भी आए हुए थे पग फेरे की रस्म के लिए। तो हम सब साथ में गए और आचार्य श्री से आज्ञा पत्र मांगा। तो पापा ने भी फिर बोला कि भगवान आज्ञा पत्र तो मैं मतलब मम्मी के साइन करवा रहा हूँ, मेरे भी कर रहा हूँ, लेकिन ये आज्ञा पत्र आपके पास नहीं रहकर मेरे पास रहेगा। अच्छा। तो आचार्य श्री बोले कि भाई ऐसा तो हुए ही कौन नहीं कि आज्ञा पत्र देने के बाद तो वो हमारे पास ही रहता है, ये तो पहली बार होगा कि आज्ञा पत्र अपने मम्मी पापा के पास रहेगा। तो पापा बोले कि ये परिस्थिति ऐसी है भगवान, मैं साइन करवा लूँ, 2 महीने प्रिया को बेंगलुरु भेजेंगे, अगर इसका मन चेंज नहीं हुआ तो ये आज्ञा पत्र हम आपको दे देंगे, और अगर चेंज हो गया तो आज्ञा पत्र मैं फाड़ दूंगा। आचार्य श्री ने कहा ठीक है। फिर आचार्य श्री ने मम्मी को पूछा कि कहीं रेडी है कहीं, तो मम्मी बोले ठीक है मैं तैयार हूँ, आप कर दो भले। और उसके बाद में मम्मी ने आज्ञा पत्र दे दिया, लेकिन दिया फिर वो आज्ञा पत्र तो हमारे पास ही रहा। फिर 2 महीना बेंगलुरु गई, उसके बाद में वहाँ पर भी दीदी ने बहुत सारी परीक्षाएं ली, होटल लेके गए, थिएटर लेके गए, और भी कई चीज मॉल घुमाए कि भाई कुछ भी करके इसका मन चेंज हो, लेकिन गुरु कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप वो टाइम स्ट्रांग रहे। हाँ, उस टाइम तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, मेरी बीपी लो हो गई और बहुत कुछ हुआ। वो मेरे को टेंशन था, मैंने कहा क्या पता है महाराज के पास मेरे को नहीं भेजा था। अच्छा। मतलब उस टाइम था 2-4 दिन तो ऐसे ही लगे मेरे को। लेकिन बाद में फिर मैं मेरे जल्दी उठ के समय करती थी, वो लोग सोते थे, वो उठती 8 बज जाती थी, तब तक मेरे 5 समय आ जाते थे। क्या बात है, मतलब आप 4 बजे लगभग उठ जाते थे? हाँ, लगभग 3:30 उठती, आधा घंटा मतलब कुछ करना होता तो करती, और 4 बजे समय लेती, तो 8 बजे मेरे 5 समय आ जाती, वो उठते तब तक। तो दीदी को भी लगा कि भाई ये तो इसका तो मन चेंज होने वाला नहीं है तो फिर क्या मतलब अपन इसको अंतराय क्यों दे। और फिर दीदी भी मेरे साथ में मतलब मुझे सपोर्ट करने लगे, और फिर जैसा मैं रात में नहीं खाती थी तो वो 5 बजे बना देते थे। तो प्रिया जी, पर वहाँ रहते हुए आपको जो अट्रैक्शंस दिए, आकर्षण दिए, तो क्या क्या प्रकार के थे, कैसे थे, उस पर थोड़ा विस्तार करेंगे, और आपने कैसे उससे युद्ध किया? जैसे सबसे फर्स्ट टाइम तो जब जैसे हम लोग मतलब घर से हम रवाना हुए थे, तो मैंने पापा को बोला पापा आप आरती दीदी को बोल दो कि मेरे को रात को खाने के लिए फोर्स नहीं करे और मैं जमी कर नहीं खाऊंगी। तो पापा ने आरती दीदी को बोला, तो आरती दीदी को पता है कि पापा को अगर कहेंगे तो पापा तो डांट देंगे आरती दीदी को। तो आरती दीदी ने कहा हाँ हाँ मैं तो इसको कुछ नहीं खिलाऊंगी, आप भेजो तो सही एक बार। जैसे ही हम लोग वहाँ पे 14 तारीख को हम बैंगलोर पहुँचते ही दीदी ने फिर ना एक दिन तो कुछ नहीं कहा, बोले एक दिन में अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे भाग जाएगी। तो दूसरे दिन फिर दीदी, जिया जी और उनकी एक मामी सा है वो आए तीनों, और बोले कि ना प्रिया जी, फिर इतना फोर्स किया मेरे को कि जमीकन खाने के लिए कि ये बनाऊँ वो बनाऊँ। और मैंने कहा दीदी मैं तो खाऊंगी नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं जमीकन नहीं खाऊंगी, रात में नहीं खाऊंगी, बाकी आप जो करोगे मैं कर लूँगी। हाँ, तो फिर जिया जी डांटने लग गए, बोले ऐसे थोड़ी होता है वो। फिर मेरे को तो रोना आ गया, मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा आपने मुझे बोला था कि मुझे फोर्स नहीं करेंगे, फिर भी ये फोर्स कर रहे हैं। तो पापा बोले प्रिया ऐसा कहता तू मत कर, तू तो दर्द रहा है। मैं कि ठीक है पापा। फिर पापा को और सपोर्ट मिल गया, तो मैं तो मेरे दर्द ही रही। और फिर 2-4 दिन बाद में जिया जी मैम को होटल लेके गए थे, तो जानबूझ के दीदी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया शाम को, जबकि उनको पता है कि मैं रात में नहीं खाती हूँ। तो 4 बजे से 3:30 में बोलने लगी दीदी आप लोग होटल जाओगे तो मेरे लिए खाना बना दो, मेरे को खाना बनाना नहीं आता। अच्छा, आपको नहीं आता था? हाँ। तो मैंने कहा ना दीदी मेरे लिए खाना बना दो, मेरे ना लेट हो जाएगा। तो आरती दीदी बोले कि हाँ बनाएंगे 4 बज गए, फिर 4:15 बज गए, ऐसे करके बनाए ही नहीं। फिर बोले कि हम तो होटल जाएंगे। मैंने कहा आप खाना मैं तो नहीं खाऊंगी। कि कैसे नहीं खाएगी, खाना पड़ेगा। फिर होटल लेके गए, होटल नहीं बोले कि अपन मंदिर चलेंगे तुम्हारे। मैंने कहा ठीक है, मंदिर लेके गए। मंदिर से फिर होटल जैसे ही गए हम लोग ऑलमोस्ट 7 बज गए वहाँ पर। तो बोले अब खाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी खाना, कि खाना पड़ेगा। इतना जोर से चिल्लाने लग गए जिया जी, और सारे फिर होटल वाले भी देख रहे थे। तो मेरे को फिर शर्म आ गई, मैंने कहा ठीक है मैं खा लूँगी। मैं गई तो मैंने ना तन्नू को, मेरी जो छोटी बहन थी, मैंने उसको बोला कि तन्नू है ना जिया जी अगर इडली या डोसा कुछ भी ला के रखे तो मैं अपने प्लेट में तो लूँगी, पर मैं खाऊंगी नहीं, मैं तुम्हें ना ऐसे चुपके से दे दूँगी, तुम ले लेना। तो वो तन्नू बोली कि ठीक है मैं ले लूँगी। प्रिया उसका भी मन नहीं था कि इसके सौगन टूटे, क्योंकि मेरे भाई बहन तो शुरू से ही मेरे अच्छा, आपने सौगन पहले ही ले चुके थे आप रात्रि भोजन के? नहीं, स्टार्टिंग से पापा हमारे घर में रात में नहीं खाने देते थे। अच्छा, बचपन से ही? हाँ, बचपन से ही। हाँ, पापा हमको रात में नहीं खाने देते थे। तो रात का तो था ही, बस जमीकन जरूर खाती थी मैं घर में, क्योंकि उसका तो शौक था मुझे। अच्छा। और हाँ, लेकिन फिर वहाँ पर जैसे इडली वगैरह आए तो जिया जी तो डांट रहे थे, और मेरे को लगा कि सबके सामने इंसल्ट होगी, सारे जने बैठे हैं, कितना अजीब लगता है जब सब जोर जोर से चिल्लाते हैं।
तो फिर मैंने इडली ली और है ना चुपके से तनु को दे दी। तो तनु ने खा ली और मैंने वो जो चटनी होती है वो मुंह पे लगा ली। मैंने कहा इनको लगेगा कि मैंने खा ली है। तो फिर उनको वो श्योर हो गया कि मैंने रात में खा लिया। तो बोले कि वाह आज की बाजी तो जीत ली हमने, आखिर खा ही लिया इसने। और फिर हम लोग चले गए, लेकिन उस टाइम भी मेरे सौगंध टूटी नहीं, क्योंकि तोड़नी नहीं थी और उनका भी मन रह गया। उनको तो बस यही चाहिए था कि भाई मेरी बात माने, तो उनको लगा कि मेरी बात मानी, वो भी उदास नहीं हुए और मेरा भी मन रह गया, मैंने अपनी सौगंध तोड़ी नहीं। फिर हम लोग घर पे गए, उनको तो पता नहीं चला कि भाई इसने रात में खाया नहीं। थोड़े दिन हुए और उनके घर में कोई शादी थी बाहर रिलेशन में, तो फिर वो बोले कि चलो रात। मैंने कहा मैं तो रात में खाती नहीं। बोले उस दिन तो तुमने खाई ना। मैंने कहा उस दिन खा ली, पर अब मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर लेके गए, ऐसे ऐसे करके 2-3 बार लेके गए। फिर फाइनली जब एक बार और होटल लेके गए थे, तब अंजू दीदी थे जो उनकी छोटी बहन है, तो उनको तो पता था। अंजू दीदी बोले प्रिया खा ही नहीं सकती रात में। तो आरती दीदी के कैसे नहीं खा सकते, तुम्हारे सामने खिलाएंगे हम उसको होटल में। तो सब होटल में गए थे, तो अंजू दीदी मेरे सामने देख रहे थे। उस दिन तो मैंने चुपके से दे दिया दीदी को, दीदी ने देखा नहीं था। और अब अंजू दीदी मेरे सामने देख रहे थे। हाँ, तो उस टाइम मैं उनको बोल के गई थी तनु को। मैंने कहा मैं दूंगी तो ले लेना। तनु के ठीक है तू दे देना नीचे से। मैंने कहा ठीक है। पर उस टाइम तो पूरा सामने देख रहे थे। मेरे तो मैं ना खा पा रही हूँ ना दे पा रही हूँ। फिर जैसे बोले खा। फिर जैसे ही बाइट मुँह के पास लाया, मेरे को तो रोना आ गया। तो फिर अंजू दीदी ने बोला कि मत खिलाओ इसको, इसका ये रो रही है, रोके खिलाएंगे तो क्या मतलब। तो फिर उस टाइम खाया नहीं। और फिर जिया जी ने भी नहीं खाया। जिया जी बोले अगर ये खाएंगे तो ही मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा मत खाओ आप तो रात में खा लोगे या सुबह खा लोगे और मेरे तो सौगंध टूट जाएगी। फिर खाया नहीं। उस टाइम के बाद में फिर जिया जी 4-5 दिन तक मुझसे बात भी नहीं की उन्होंने। बोले कि इतना जिद किया, काम संयम लेने जा रही है, तो दीक्षा में कोई जिद करते हैं क्या इतना। दूसरों को खुश रखना चाहिए। सही, ये सही धर्म होता है। हाँ, यही सही धर्म होता है कि दूसरों को उदास नहीं करें। आप 6 का जीव को अभिदान देने जा रहे हो और पचेंद्र जीव को दुख पहुंचा रहे हो। फिर मैंने तो सुना, मेरे को रोना हमारे व्यूअर्स को भी ऐसे तर्क वितर्क थोड़े याद आ रहे होंगे, है ना। तो आप भी ध्यान रखें कि ऐसे तर्क वितर्क कभी नहीं दे किसी को कि हम उनको डिगा पाए, हम उनको जितना संबल दे पाए, नियमों में दृढ़ रख पाए, वो हमारा कर्तव्य है, एक श्रावक का कर्तव्य है। तो इस चीज का बहुत ध्यान, क्योंकि ये नॉर्मल जो ये डिस्कशन है, आई गेस सभी के घरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति के साथ ऐसे होते ही हैं। पर आज इनकी बातों से ये हमें थोड़ी बहुत शिक्षा तो मिल ही रही है कि कैसे हमें दृढ़ रहना है हमारे नियमों में। इंस्पिरेशन मिल रही है, क्योंकि पॉइंट ये है कि हर घर में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, अनुभव करने में आते हैं और वो इसी तरीके से डिगाने की कोशिश करते हैं। कुतर्क यहाँ पे बोला जाता है, हमें लगता है कि हम तर्क कर रहे हैं पर एक्चुअल में कुतर्क है। पर ऐसी सिचुएशंस ये मुमुक्षु आत्मा के साथ भी हुई है और उन्होंने इससे कैसे डील किया है, ये हमें यहाँ पे सीखने को और टीचिंग मिल रही है जो ये बता रहे हैं। तो इसे बहुत गौर से सुनिएगा, इंस्पिरेशन भरा हुआ इंटरव्यू है। मैं तो हर मोमेंट में कोई ना कोई इंस्पिरेशन सीख मिल रही है, तो बहुत फोकस से सुनिएगा। हाँ जी प्रिया जी, आगे बाजी कहाँ तक जा रही है, आगे हम तो उन्होंने आपसे बात नहीं किया, तो एक और इमोशनल ब्लैकमेल चालू हुआ। 3-4 दिन तक बात नहीं की। मैं जाके बैठती थी भी मतलब जिया जी के पास में, क्योंकि जिया जी तो बहुत कॉमेडी करवाते थे, तो वो नहीं बोलते तो और अजीब भी लगता है। फिर उनके घर में ही हूँ, तो जिनके घर में रहते हैं उनसे नाराजगी अच्छी नहीं लगती। तो मैं फिर जाके बैठती, मैंने कहा जिया जी चलो अपन खेलते हैं। आप हमेशा कहते हैं ना खेलते हैं लो अपन खेलते हैं। जिया जी ने कि मेरे को तो कुछ खेलना ही नहीं है, मेरे ऑफिस का काम है, वो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मत खेलो आप। फिर 2-4 दिन रहे, फिर दीदी ने समझाया जिया जी को कि अपन कितना भी करेंगे तो ना ये तो टिकेगी नहीं, फिर क्यों अपन आप मतलब अपना दिमाग खराब कर रहे हो। तो जिया जी बोले वाह कोई बात नहीं। फिर जिया जी भी मान गए, मतलब ऐसे दीक्षा के लिए नहीं माने पर उसे बात करने के लिए मान गए। जिया जी तो आज तक भी नहीं माने। अच्छा। हाँ, दीदी बस माने हुए हैं। और फिर थोड़े टाइम बाद में अंजू दीदी के घर पे गई थी मैं, तो अंजू दीदी के जो हस्बैंड थे वो मंदिर मार्गी है, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं अपन है ना थिएटर चलते हैं। ठीक है। तो मैंने मना कर दिया कि मैं थिएटर नहीं जाऊंगी। तो बोले कि क्यों नहीं जाओगी, हम सब घर वाले जाएंगे, तुम अकेली रहोगी क्या यार। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं जाना। बोले कि अगर तुम्हारा संयम इतना दृढ़ है तो वहाँ बोले कहीं भी जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा फिर ठीक है चलो, मैं मेरे गई। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई थी पिक्चर हॉल में, तो उस टाइम मतलब जो भी जैसे सीन आ रहे थे उस टाइम में मेरे मरासा ने बोला था कि तुम्हें वहाँ पर लेके जाएंगे। तो मरासा ने एक चीज़ बोली थी, अगर कहीं पर भी ऐसी जगह जाए जहाँ पर हमको वो चीज़ नहीं देखनी है और ज़बरदस्ती दिखाई जा रही है, तो आप मतलब अपनी आंखें बंद करो और लोगस गिनना शुरू कर दो। तो मैंने वही किया, 3 घंटे आंखें बंद रखी और लोगस बोलती रही। हाँ, लोगस की माला फेर ली 3 घंटे पूरे। उनको लगा मैंने
मूवी देख ली, बाहर आई, बोले कैसी थी, मैंने कहा बहुत अच्छी थी। और फिर वो मान गए कि कोई बात नहीं, अभी कुछ भी करो, दिएगी तो है नहीं, तो फिर उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। प्रिया जी की बातों से यही भजन की कड़ियां याद आ रही है। जो जो कदम बढ़ेंगे आगे स्वतः मार्ग बन जाएगा, हटना होगा उसे बीच से जो बाधक बन आएगा, रुक न सकेगी झुक न सकेगी, रुक न सकेगी झुक न सकेगी, सत्य क्रांति की उज्जवल धारा, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। सच में आप देखिए क्या बाधाओं से इनकी जर्नी गुजरी है, बट क्या अटलता है, पर्वत जैसी अटलता इन्होंने दिखाई है। और इसी का परिणाम है कि ये कठिनाइयों के बीच में होते हुए भी आज ये यहाँ पे हमारे समक्ष बैठे हैं। और इतनी तत्परता से, इतनी उत्सुकता से, इनकी मैं आपको बता दूं, पहले भी इनकी दीक्षा खुल चुकी थी मई के दौरान, पर वो टाइम कोरोना के कारण इनकी दीक्षा स्थगित कर दी गई, जो कि अब जाके हो रही है। तो ये सबसे पुरानी, एक से सबसे पुराना जिनका दीक्षा होने वाली थी, उनमें इनका नंबर सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सारी टीचिंग्स मिली है अब तक के वक्तव्य में। तो हमें बार बार ये देखने में आ रहा है कि जैसे ही अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, बार बार जो भी प्रॉब्लम्स आई है, चैलेंजेस आई है, देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं डील करने के लिए। हम बहुत बार देखते हैं कि जब चैलेंजेस, प्रतिकूल चीज आ जाती है तो हम उसमें रिवोल्ट करते हैं, हम उसमें जिद्दीपना करने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे। पर यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, ना सिर्फ इनका, पर ये जो अपने पिताजी वीर पिता का बता रहे थे, तब भी इंस्टेंसेस थे जब घर में चैलेंज आ रहे हैं तो इनके पापा भी क्या ट्राई कर रहे थे, कॉमन सोल्यूशन कैसे निकाले कि सामने वाले का मन भी दुखी नहीं हो और हमारा काम भी निकल आए। और इनने भी वही किया, होटल ले जाना है तो गए, वहां जाके जो बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो हमारे मैनेजमेंट में बोलते हैं क्रिएटिविटी आनी चाहिए, इनने वो ही अप्लाई किया। रास्ता निकाल दिया कि मैं इडली नीचे से दे दूंगी, चटनी मुंह पे लगा लूंगी, सोगन भी रह जाएगा, व्यवहार भी निप जाएगा। अगर मेरे को मूवी में जाना है तो मूवी भी चले जाऊंगी, पर वहां जाके भी मैं धर्म ध्यान कर सकती हूँ। तो किसी का दिल दुखाए बिना, यही तरीका होता है सही मायने में सामने वाले का दिल जीतने का। तो यहाँ पे हमें जीवन जीने की कला आज प्रिया जी से सीखने को मिल रही है और इनके वीर पिताजी के जो दृष्टांत है उनसे सीखने को मिल रही है। तो अगर हम ये भी कह दें कि इस जो अभी मूवी चल रही है प्रिया जी की, उसके जो चाणक्य अगर कोई रहे हैं तो वो इनके पिताजी रहे हैं, रमेश जी। वो पूरे इनके मास्टरमाइंड रहे हैं कि कौन सी मूव कैसे, किससे आज्ञा दिलवानी और कैसे इनको दीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर देना। उनका सपोर्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनका रहा है। तो आगे प्रिया जी थोड़ा बढ़ते हैं, बैंगलोर से आप वापस यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद आगे जर्नी कहाँ जा रही है, माता जी का फिर क्या रिएक्शन रहा और कैसे वहाँ जाके तो आपने सबका यू टर्न करवा दिया। वो दीदी भी लास्ट में, वही दीदी का दृष्टांत अभी आपने सुना, जो पहले ट्राई कर रही थी कि घर पे खाना ही नहीं बनाया ताकि ये होटल में खाए, और लास्ट में इन्हें बोला कि ऐसा क्षण आया कि उनने ही 4-5 बजे खाना बना के दिन से इनको खाना देना चालू कर दिया। वो चैलेंज हार गई, उनका भी यू टर्न हो गया, जिया जी का भी यू टर्न हो गया। अब घर पे आके मम्मी का जब सीन आ रहा है तो उधर क्या होने वाला है आज नया? जब मैं बेंगलुरु से वापस आने वाली थी उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बीपी लो हो गया था। और मतलब लगभग जैसे मेरे टिकट थे शायद 5 तारीख के शायद टिकट थे मेरे, तो उससे 10 दिन पहले मैं बीमार हो गई थी और इतनी भयंकर, मतलब 60 के लगभग मेरी बीपी आ गई थी। अच्छा, तो उस टाइम हाँ इतना लो हो गया था। तो डॉक्टर ने भी मना किया कि अभी ट्रैवलिंग मत करवाना, क्योंकि अगर चक्कर वक्कर आते हैं और फिर ध्यान कौन रखेगा। और उस टाइम मैं और मेरी बहन 2 ही थे, हमको अकेले वापस आना था। तो दीदी ने बोला कि यार तुम जल्दी जल्दी खाओ, नहीं तो फिर जा नहीं पाओगी। तो मैं इतना खाती, मैंने कहा बोले कैसे भी करो, खाओ पियो, लेकिन मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन वो टेंशन की वजह से और मेरी बीपी लो हो जाती, बोले कुछ खाया हुआ भी अंग नहीं लगता। और फिर मैं जैसे वापस आई तो पापा ने बोला कि प्रिया तू पहले घर पे आना, क्योंकि तेरी तबीयत इतनी ख़राब है, तू घर पे 2-3 दिन रुकना, मैं खुद तुझे छोड़ दूंगा। तो बस वही एक पल था जिस टाइम मैंने पापा की बात नहीं मानी और पापा ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा नहीं पापा, मेरे को महाराज साहब, क्योंकि 2 महीने हो गए मुझे महाराज साहब को देखे हुए, और मैं महाराज साहब को प्रॉमिस करके गई कि महाराज साहब मैं बेंगलुरु से आते ही आपके पास आऊँगी दर्शन करने।
तो पापा महाराज साहब को भी मेरा वेट रहेगा कि मैं आज आने वाली हूँ। तो पापा बोले कि नहीं, तू बोली दर्शन कर लेना, मैं तेरे को दर्शन करने लेके चला जाऊँगा, मना नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद में हरियाणा चलना। मैंने कहा नहीं, मैं तो रुकूँगी 2-3 दिन, फिर मैं घर पे आऊँगी। बोले नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है पापा, देखते एक बार जोधपुर आ जाऊँ, उसके बाद मैंने कहा झगड़ा करके तो कोई मतलब नहीं है फिर, और मैं जीत नहीं सकती। मैंने कहा वहाँ पे जाके मुझे पता है पापा मना नहीं करेंगे, अगर मैं प्यार से बोलूँगी तो पापा मान ही जाएंगे। तो जैसे स्टेशन पे आई, पापा मेरे को दर्शन करने ही लेके गए फर्स्ट, और जब दर्शन करने लेके गए तो पापा बोले अब चला। तो मैंने कहा पापा मेरे को यहाँ पे रुकना है प्लीज़। तो पापा ने उस टाइम एक बार भी नहीं कहा कि नहीं मत रुक। पहले तो फ़ोन पे तो बहुत बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरे सामने देखा तो पापा बोले कि बात ठीक है, तू रुक जा। तो फिर मैं रुकी 10-15 दिन, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी उस टाइम संघ में, तो उस टाइम आज्ञा पत्र हो नहीं पाया, कुछ मतलब हो गया था। तो फिर मैंने कहा और मेरी परीक्षा हो रही है, मतलब मैंने सब चीज़ कर ली, आज्ञा पत्र मेरे पास है, लेकिन बस मैं दे नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो फिर कुछ हो रहा था तो पापा बोले कि तू एक बार प्रिया महाराज साहब के पास रहे, पूरी पक्की है, उसके बाद में हम देंगे। ठीक है। हालांकि बेंगलोर में मेरा सबसे अच्छा पल एक ये रहा कि जब मैं यहाँ से गई थी तब मुझे लगा कि मैं महाराज साहब के अट्रैक्शन से दीक्षा ले रही हूँ, लेकिन उस टाइम जब मैं सामयिक करती थी, हर चीज़ करती थी, तब मुझे पता चला कि मेरे लिए संयम कितना ज़रूरी है। मतलब पहले मैं कंफ्यूज थी कि मैं दीक्षा लूँ या नहीं लूँ, मैं पाल पाऊँगी या नहीं पाल पाऊँगी, लेकिन जब बेंगलोर में रही और एक एक मिनट मेरा मतलब ऐसा जा रहा था कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर, मुझे महाराज साहब के पास ही जाना है, तब मुझे लगा कि नहीं मेरे लिए संयम कितना ज़रूरी है। और जब मैं महाराज साहब के सानिध्य में आई, फिर थोड़े टाइम बाद में घर पे गई तो मैंने कहा मम्मी अब दो, तो मम्मी ने तो फिर मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी। पापा क्या तू दे मत दे, वो तो दिल दे दिया क्योंकि हमारे पास तो विटनेस भी है और ये पेपर भी है और प्रूफ भी है, क्योंकि आज्ञा पत्र पापा के पास में ही था। लेकिन फिर मम्मी, मैंने कहा पापा नहीं अभी मत दो, अगर मम्मी का मन नहीं है तो फिर और मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर क्योंकि मम्मी पापा को उदास करके भी मैं कुछ करना नहीं चाहती थी, तो मैंने कहा मत दो आप अभी, जब मम्मी खुश हो जाएंगे तो मेरे को देना। लेकिन मम्मी तो हुए ही नहीं, कम से कम उसके बाद भी 2-3 महीने और चले गए। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर महाराज ने मुझे बोला कि ऐसे तो अगर तू करेगी तो मम्मी तेरे को देगी ही नहीं, क्योंकि मम्मी को पता है कि मम्मी रोएगी और तू मान जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी पापा ने वापस से मम्मी को समझाया, जब आचार्य श्री हमारे गांव वापस पता रहते तो आचार्य श्री ने भी मम्मी को समझाया कि भाई दीक्षा अगर नहीं दे, क्योंकि मैंने सब पूछे जिन्हें दीक्षा खोलूँ मैं, वे सब मैंने आन पूछ रही है कि आप दीक्षा कब दे हो, प्रिया रो कोई हुई हो तो मैं कहीं क्यों गए ना, और जबकि भी 3 साल हो गया रहे उतने। तो फिर मम्मी के कि बाबू जी ने तबीयत ठीक नहीं रहे, मैं नहीं दूँ। तो फिर आचार्य श्री इतने अच्छे से बोले कि भाई अभी तो तुम एक मम्मी पापा हो उसके, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में पूरा संघ इसके माता पिता है। तो फिर पापा ने बोला कि मुझे तो अभी ही इसके आज्ञा पत्र मतलब आचार्य श्री को लौटाना है, और आचार्य श्री को भी हमने कमिटमेंट किया था कि प्रिया के बेंगलोर से यहाँ आते ही मैं उसको आज्ञा पत्र दे दूंगा। तो फिर मम्मी को बोला, मम्मी तो माने ही नहीं। फिर पापा ने कहा कि अब तू दे चाहे मत दे, मैं तो जाके दे रही आचार्य श्री, क्योंकि साइन तो हो गए थे मम्मी के। फिर मैं घर पे आई, हमने बहुत समझाया, मम्मी रोए भी, लेकिन फिर पापा ने मतलब सपोर्ट किया। और आचार्य श्री के पास में मैं, पापा और मम्मी थी। पहले पापा का प्रोग्राम था कि वो सबको बुलाए, क्योंकि वो एक खुशी थी उनको कि भी सब शामिल होंगे, पूरे फैमिली वाले, तो अच्छा लगेगा। लेकिन फिर मम्मी की ऐसी हालत थी कि हम लोग बुलाना नहीं चाहते थे कि अगर रोज कुछ गड़बड़ हो गई तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम तीनों ही गए। जैसे ही गए तो आचार्य श्री के पास जाकर मम्मी ने और मना कर दिया। तो आचार्य श्री बोले कि काम कर, इसको घर ले जा, क्योंकि दीक्षा तो बोल रही है कि मैं दूँ नहीं, और आके मैं घरे रहूँ नहीं, जनपच कहीं रही ना। तो फिर पापा भी उस टाइम इमोशनल हो गए। और फिर पापा बोले आचार्य श्री को और मम्मी को, दोनों को। मम्मी को बोले कि तू प्रिया ने देवे कि नहीं देवे आज्ञा पत्र, मतलब वो पेपर हमारा आचार्य श्री ने दे। तो मम्मी बोले मैं तो नहीं दूंगी। तो फिर पापा बोले कि ठीक है, ये आज्ञा पत्र नहीं देना ना। मम्मी बोले नहीं दूँ, कि ठीक है फिर तू ये चाबी पकड़, घर की चाबी दे दी। बोले तू और प्रिया दोनों जाओ, मैं आचार्य श्री के पास रहूँगा। क्योंकि मैंने तो कमिटमेंट किया कि मेरे घर से दीक्षा होगी, अब प्रिया की नहीं होगी तो मेरी दीक्षा होगी, क्योंकि मेरी जबान दी। हाँ, मेरी जबान दी हुई है। तो उस टाइम आचार्य श्री ने सब संतों को बुला लिया, प्रमोद मुनि जी महाराज साहब सब आ गए। तो उस टाइम आचार्य भगवान खुद इतने खुश हो गए, बोले कि कितना मतलब क्या है ये कि एक बाप अपनी बेटी को देने के लिए, माँ नहीं मान रही तो खुद रेडी है। बोले कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं खुद रहने के लिए तैयार हूँ।
फिर मम्मी रोने लगे, फिर मम्मी ने कहा ठीक है, फिर मम्मी के हाथों से आगे हाथ दिला दिया। इनकी बातें सुन के मेरे ख्याल से सभी के आंखों में अश्रुधारा जरूरी आएगी। क्या पिताजी ने क्या रोल अदा किया, आप देख सकते हैं कि खुद एकदम अपने वचन पे कायम रहते हुए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैं खुद निकल जाऊंगा, पर मेरे वचन मैंने आचार्य को दे दिए, मैं कैसे उससे मुखर जाऊं। तो उन्होंने वो बलिदान करने को भी रेडी हो गए कि मैं आ जाऊंगा, तू इसको वापस ले जा। मेरे ख्याल से हम सभी नतमस्तक हैं ऐसे वीर पिता के लिए कि क्या उन्होंने अपने कलेजी की कोर को कितनी सहजता से वो यहाँ पे जिन शासन को समर्पित करने के लिए अग्रसर हुए हैं। तो यही है आप सब लोगों के सामने ये जिन शासन की महिमा है, ये भगवान महावीर के शासन की महिमा है। यहाँ पर ये वीर पिता का दृष्टांत सुन के हमें समझ में आ गया है कि ये एक्चुअल में इनको वीर पिता क्यों बोला जाता है। इनने सिद्ध करके बता दिया कि ये भगवान महावीर की संतान है। भगवान महावीर को महावीर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनमें वीरता थी युद्ध करने की। ऐसी ही वीरता इनके जो पिताजी है उनने दिखाई है कि मेरे गुरु भक्ति है, वो गुरु भक्ति दिखाई है। एक जो बेटी के प्रति कर्तव्य है वो दिखाया है और सच में सिद्ध कर दिया है कि मैं भगवान महावीर की संतान हूं। और जिन शासन की इतनी महती प्रभावना है, इतनी महती कृपा है, इतनी महती चमत्कार है उसका, वो आज सिद्ध करके हम धन्य हो गए ऐसे वीर परिवार को पाके। और वही वीर पिता की वीर पुत्री को पाके ये जो हमारा जिन शासन है वो हमें बोलते हुए अतिशोक्ति नहीं है कि पूरा सुरक्षित हो गया है। ये भगवान ने शायद इसलिए ही बोला था कि अगले 21,000 वर्ष तक जो है हमारा शासन चलने वाला है, वो ऐसे ही वीर पुत्रियों और वीर परिवार की वजह से ही चलने वाला है। जी प्रिया जी, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इमोशनल तो हम सभी हो गए, अपनी अश्रुधाराएं पहुँच लें, क्योंकि आगे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि पिताजी का तो उपकार रहा ही, पर उसके अलावा भी घर में और किन किन का सपोर्ट, क्या क्या उपकार आपके जीवन में रहे इस दीक्षा के पथ के लिए? पापा के अलावा भाई सिद्धार्थ है, उसका बहुत बड़ा उपकार है। क्योंकि जिस मतलब पहले दीक्षा, आप जैसा कि आपने अभी बताया कि पहले भी मेरी दीक्षा खुल चुकी थी 22 मई की, तो जिस टाइम मेरी दीक्षा खुली उसी टाइम मेरे भाई के सीए फाइनल ईयर के 21 मई को एग्ज़ाम था। अच्छा जी। तो उस टाइम भी मेरे भाई ने एक बार भी ये नहीं बोला कि प्रिया तू दीक्षा बाद में ले लेना, मेरे पहले मैं एग्ज़ाम दे दूँ, क्योंकि उसको पढ़ाई का बहुत शौक है और उसको पता था कि वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसने नहीं बोला कि प्रिया तू दीक्षा मत ले, क्योंकि और पापा ने भी फिर भाई मतलब सिद्धार्थ को बोला कि सिद्धार्थ, पापा ने उस टाइम भी सपोर्ट किया कि सिद्धार्थ अपन के ना अगर मतलब पुण्यवानी होगी धर्म की वजह से, गुरुदेव की कृपा से तू है ना क्लियर हो जाएगा, उसको अंतराय मत देना। तो सिद्धार्थ ने एक बार भी पापा से मतलब ये नहीं कहा कि नहीं पापा मैं नहीं दूँ, मतलब मैं आज्ञा नहीं देना चाहता हूँ कि प्रिया को दीक्षा मत दो, कोई बात नहीं, अगर प्रिया लेना चाहती है तो ठीक है लेने दो। लेकिन उस टाइम मेरे भी अंतराय आ गई, मेरी दीक्षा पोस्टपोन हो गई। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, सिद्धार्थ के तो हो जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद पता चला कि सिद्धार्थ के भी पोस्टपोन हो गए एग्जाम। और अब जब वापस मेरी दीक्षा खुली 9 दिसंबर को, तो उसी टाइम 9 दिसंबर को ही सिद्धार्थ के सीए फाइनल ईयर के वापस से एग्जाम है। और इस टाइम भी सिद्धार्थ ने एक बार भी नहीं बोला कि प्रिया तू ये मतलब दीक्षा मत ले, मेरे एग्जाम करने दे, क्योंकि जबकि सबको पता अभी यही था कि फरवरी में वापस कुछ दीक्षाएं होने वाली है। तो वो चाहता तो ये भी बोल सकता था कि भाई तू फरवरी में दीक्षा ले लेना, 2 महीने में क्या जा रहा है। लेकिन उसने नहीं बोला, उसको पता है कि पहले भी इसकी दीक्षा रह गई और ये असंयम में है, तो वो मुझे असंयम में नहीं देखकर संयम के रूप में देखना चाहता है। और इस वजह से उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना फर्स्ट ग्रुप नहीं दूंगा, सेकंड ग्रुप दे दूंगा। गजब। आप देखें भाई ने भी क्या बलिदान दिया है सीए की परीक्षा, क्योंकि 6 महीने आपका पूरा पोस्टपोन हो जाते हो आप सीए बनने में, इतना ही आपका करियर आगे पोस्टपोन हो जाता है। बट संयम के लिए अहोभाव, हमारी बहन जल्दी से जल्दी संयम के मार्ग पे जाए, ये मनोभाव के कारण अपने एग्जाम्स को भी त्याग दिए। सही मायने में ऐसे भाई ने अपनी राखी की लाज रखी है, बहन की सुरक्षा का वादा लिया था रक्षाबंधन में, और बहन की जो इच्छा है संयम की, तो संयम की सुरक्षा रहे, असंयम में इनका ज्यादा समय नहीं बीते। सही मायने में उनने जो रियल भाई है उसके कर्तव्य को यहाँ पे निभाया है। और उसके साथ मेरी जो छोटी वाली बहन तन्नू है, वो भी कम रहने वाली है। उसने अभी ही फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, तो उसका एडमिशन जस्ट अभी हुआ है जोधपुर में। अच्छा। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है, नंबर आया है।
और उसकी भी डेट लगभग यही है, 1 तारीख को उसकी कॉलेज, Joining है। हाँ कॉलेज खुलेगी और 9 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम है। लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, मतलब उसमें भी उसने छुट्टियां ले ली और उसने कहा कि, और जबकि बार बार पापा के पास वहाँ से फ़ोन भी आ रहा है कि इतने दिन की छुट्टियां नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी छुट्टियां अलाउ नहीं है, हमने आपको पहले ही बोला था। लेकिन पापा ने कहा भी हमको थोड़ी पता था कि इसकी दीक्षा खुल जाएगी। और लेकिन फिर भी तन्नू ने एक बार भी नहीं कहा कि पापा मैं मेरे कॉलेज जाऊँगी। उसने कहा कोई बात नहीं, इसकी दीक्षा है तो पहले मैं यहाँ रहूँगी, कॉलेज तो बाद में भी चली जाऊँगी। जबकि उसका इतना मन है। आजकल के टाइम में जब युवा पूरे करियर ओरिएंटेड होते हैं, सोचते कि करियर एडवांस हो जाएगा तो हम कितना लेट हो जाएंगे, ऐसे टाइम पे भाई भी बहन भी, और बहन का तो हमने शुरू में भी इनकी कहानी में सुना ही कि जब बैंगलोर में थे तो कितना तब भी सपोर्ट किया कि भले ही नीचे से तू मेरे को खाना दे देना, पर जैसे भाई ने रक्षा की, बहन ने भी वहां पे इनके संयम की रक्षा की। जिन शासन को ऐसे ही वीर भाई वीर बहनों से दीप्यमान होता है, वहां पे बोला मैं इडली खा लूंगी तो टेंशन मत लेना, पर तेरे तब को भंग नहीं होने दूंगी। यही सपोर्ट मिलता है, एक जन का रोल नहीं होता है, गुरु है, गुरुनी है, परिवार है, संघ है, समाज है, सबके सपोर्ट से मिलके तब के हमें ऐसे रत्न यहाँ पर मिलते हैं जिन शासन में। आप देखिए गुरुओं का भी सपोर्ट, आचार्य प्रवर ने भी कहीं भी फोर्स नहीं किया। जब तक माता पिता की पूर्ण आज्ञा, सिर्फ साइन करने से आज्ञा नहीं होती, पूर्ण उनसे मनोभाव से वो तैयार नहीं हो जाए, तब तक आचार्य श्री ने भी फोर्स नहीं किया, अरे मैंने आज्ञा पत्र लिखा दिया आ जाओ अब दीक्षा लेने, ऐसी फोर्स नहीं किया। क्योंकि वो जानते हैं पूरे सबको साथ में लेके चलना, तो वो उनकी क्या विलक्षण दृष्टि रही होगी। और फिर पहले आपने सुनाई श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब ने 6 महीने का समय इनको बोला था, वो शायद अगर पार हो जाता तो आज शायद बहुत पहले ही इनकी दीक्षा हो गई होती। बट विलक्षणता, हमारी दूरदृष्टिता हमारे गुरुओं की और आपके गुरुनी जी जिनके सानिध्य में आप दीक्षा ले रहे हैं, उनकी विलक्षणता कितने अच्छे से इनको गढ़ा है। 3 साल में 4 साल में 15 शास्त्र पढ़ना, याद करना बहुत बहुत कठिन काम है जो इन्होंने कर दिखाया है। ये कहानी से जितनी धारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं हैं वो भी टूट रही है समाज की। हमें अब तक यही सुनने में लगता था कि हर महाराज साहब को ये रहता है कि मेरा संघ समाज बढ़े और कैसे भी हमारी वृद्धि हो। वो जो है चाहे छोटे लोग हो बड़े लोग हो, उनको बहला फुसला देते हैं, उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं संयम में। पर यहाँ पे दिख रहा है कि आज्ञा पत्र हो गई है, पर फिर भी वो बोल रहे कि आप सोच लो। पर पिता ने ये बोला कि मेरी जबान है तो ये नहीं आएगी तो मैं आऊंगी। तो ऐसा ये संघ है, ऐसा ये शासन है, ऐसे ये गुरु हैं, इसकी वजह से ये जिन शासन इतना अच्छे से चल रहा है। जब पापा ने ये बोला कि अगर इसको नहीं भेजोगे तो मैं रहूँगा, तब मम्मी मान गए। मम्मी बोले कि ना ये मानने वाले ना ये मानने वाली, तो इससे अच्छा कि मैं क्यों पीछे हटूँ। तो मम्मी ने फिर वो आज्ञा पत्र सहर्ष आचार्य भगवान को सौंप दिया। और उसके बाद में मम्मी खुशी थे, और अभी भी जब मेरी दीक्षा खुल गई है उसके बाद में भी बहुत खुश है। सबको इनवाइट करना, सबको बोलना, जबकि हम सबको यही डर था कि भाई मम्मी कहीं मतलब वो नहीं कर रहे हैं, नहीं बैठ जाए। बाकी मम्मी अब खूब एंजॉय भी कर रहे हैं और सबको बोल भी रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जब आज्ञा पत्र मम्मी नहीं भी दे रहे थे, उस टाइम भी मम्मी ने मुझे कभी जाने के लिए नहीं रोका। बाकी तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि अगर उनके बच्चों की भावना होती है तो उनको जाने के लिए मना कर देते हैं, उनको घर पे लॉक कर देते, घर पे लॉक कर देते हैं, उनको भेजते ही नहीं है कि अगर वो जाएंगे तो और अट्रैक्ट होंगे और जुड़ जाएंगे उनसे। लेकिन मेरे मम्मी ने कभी ये मना नहीं किया कि तू वहाँ मत जा, अगर आज्ञा पत्र नहीं दूंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जाने के लिए उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। बहुत बड़ी बात। और ये तो बहुत ही सच में बहुत स्पेशल चीज़ है कि मम्मी ने नहीं रोका, नहीं तो अगर मम्मी रोकते तो मैं जा नहीं पाती। तो प्रिया जी, जैसे कि हमने पहले भी हमारे दर्शकों को बताया कि 15 शास्त्र आपको याद हो चुके हैं, तो क्या आप शुरू से ही आपकी मेमोरी बचपन से ही आप स्कूल में अच्छे टॉपर्स में से रहे, या मतलब पढ़ाई में अच्छे रहे तभी ये संभव हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब घर पे थी या कॉलेज में थी तो मेरे को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैंने जैसे कि पहले बोला कि भैया ने जब पूछा था कि बीए करा, उसमें कोई लक्ष्य था क्या, तो मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, बस मैं कर रही थी, चल रहा था, सब कर रहे तो मैं भी कर रही हूँ, बाकी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब महाराज साहब के सानिध्य में आई तो कांता श्री जी महाराज साहब ने मुझे इतनी प्रेरणा दी, और उसके बाद में उन्होंने इतनी मेहनत की मुझ पर कि मेरे ये जो आगम हुए मुझे उनकी ही कृपा से हुआ है कि सुबह भी जब वो उठते तो महाराज साहब मुझे साथ में उठाते, और जब सोते तो जब तक मेरा पूरा दिन में जो वो मुझको याद करवाते, जब तक नहीं सुनते तब तक मेरे को सोने नहीं देते थे महाराज साहब, ना खुद सोते ना मुझे सोने देते। और
उसके बाद में भी जैसे 2-4 दिन हो जाते तो वापस जो 4 दिन में जो मैंने याद किया उसका टेस्ट लेते वापस कि मुझे कितना याद है। और जब मास्टर जी आते धर्मीचंद सा तो वो आते तो उनको भी बोलते कि है ना मेरे पास तो ये पढ़ती नहीं है, तो आप पूछो उसको, ताकि है ना जब मैं कहती महाराज साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं, मैं तो पढ़ती हूँ आपके पास पढ़ती हूँ ना, उल्टे मैं तो आपके पास ही पढ़ सकती हूँ। तो महाराज साहब बोल रहे कि है ना नहीं, जब तो कोई दूसरा पूछेगा ना तब पता चलेगा कि इतना पढ़ती है। तो फिर मास्टर जी मुझे पूछते थे तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता था कि भाई क्या पता और कहीं पूछने आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो महाराज साहब की कृपा से मुझे जो भी हुआ वो सिर्फ महाराज साहब की कृपा से, मेरी तो इतनी योग्यता ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। जब नई नई आई थी तब तो 10वीं काली के 4 अध्ययन भी मुझे इतने टफ लग रहे थे, मेरे को लगता था कि मतलब कहाँ फंस गई आगे मतलब इतने तो भारी शब्द और फिर उसको याद करके वापस सुनाना वो बहुत मतलब मुश्किल था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके और फिर इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। फिर जैसे महाराज साहब जितनी गाथा याद करवाते उनकी कृपा से हो जाती। ये है जैसे हर इंटरव्यू हम देखते आ रहे, गुरु कृपा से ही सब चमत्कार होता है। और गुरु की कितनी है भूमिका होती है। इनने क्या बोला टैग लाइन, ना खुद सोते थे ना मेरे को सोने देते थे, रात भर तक जग रहे हैं, सुबह भी इनको उठा रहे हैं। कैसे एक शिष्य का पूरा जीवन डालते हैं अपने हाथ में रखकर, उनकी ही कृपा है, उनका ही गढ़ा हुआ ये रत्न है जो आज जाके रत्न संघ को मिल रहा है। तो प्रिया जी लास्ट में बस हमने आपके लिए बहुत तारीफ सुनी है कि आपका कंठ बहुत सुरीला है, तो जी भजन की कुछ कड़ियाँ हमारे दर्शकों के लिए और हम सब के लिए, ताकि हम भी थोड़ी भावनाएं हमारी निर्मल कर पाए। तेरा नाम गाऊं तो ये एहसास होता है, तेरा नाम गाऊं तो ये एहसास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है, राहें हो धुंधली नजर कुछ ना आए, एक तेरा नाम सारे अंधेरे मिटाए, मेरी पहचान गुरुवर हो तेरे नाम से, मेरी पहचान गुरुवर हो तेरे नाम से, हीरा और मान ने भी यही नाम गाया है, हीरा और मान ने भी हस्ती नाम गाया है, इसी ढाई अक्षर ने हर काम बनाया है, इसी ढाई अक्षर ने हर काम बनाया है, विश्व को बनाया अमृत का प्याला, लाज पर बनी तो गुरु ने संभाला, मेरी पहचान गुरुवर हो तेरे नाम से, मेरी पहचान ला 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 तेरे नाम से। जय जिनेन्द्र। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब 9 दिसंबर को जो कि आचार्य प्रवर 1008 से हीराचंद्र जी महाराज साहब एवं भावी आचार्य श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में हम
13 जनों की दीक्षाएं होने जा रही है। उस सब में आप सब सादर आमंत्रित है। कृपया आप सब पधार कर 10वें काले के 8वें अध्ययन की 61वीं गाथा में जैसा कि बताया गया है, जाय सद्दाय निकंतो पर्याय ठानम उत्तमम तमेव अनुपालिया गुणे आयर्य समाय, अर्थात जिस श्रद्धा के साथ हम संसार को छोड़कर संयम पद को अंगीकार करने जा रहे हैं, उसी श्रद्धा से हम उसका पालन कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एवं सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि हर कोई दीक्षा नहीं ले सकता, हर कोई संयम को अंगीकार नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई श्रावक और श्राविका जरूर बन सकता है। आप सब भी अपने बच्चों को और जो भी आपके मिलने वाले हो, जैसे कि मेरे साथ जो 2 फ्रेंड्स थी वो जैनतर थी, जैन धर्म से नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इच्छा कारणम नवकार मंत्र तिक्कु तो ये सब सीखा। तो आप सब भी अपने बच्चों के साथ साथ जो उनके फ्रेंड्स हैं जो कि जैन नहीं है, फिर भी उनको आप महाराज के लेकर जाए, उनके दर्शन करवाए और उनको हमारे धर्म से जोड़ने की प्रेरणा दे, ताकि अगर वो जैन धर्म से जुड़े रहेंगे तो उनको हमारी हर चीज़ पता रहेगी कि अगर कोई भी हमारा सा विहार कर रहे हैं तो उनको गोचरी में, विहार में, हर चीज़ में सुविधा रहेगी। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर महाराज जाते हैं, अगर कुछ ऐसे गांव भी है जहाँ पर जैन लोग नहीं रहते हैं, तो उनको गोचरी की पानी की कोई सुविधा नहीं रहती है और वो भूखे प्यासे विहार करते हैं। अगर आप लोग उनको इस धर्म से जोड़ेंगे तो वो कम से कम ये तो नहीं करेंगे। जय जिनेंद्र।